अब ये विवाद बहुत दूर तक जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार। कर्नाटक में कांग्रेस की हालत यही इस समय दिख रही है। अच्छा भला चुनाव प्रचार चल रहा था, बीजेपी को घेरने की रणनीति बन रही थी, पर कर्नाटक में पीएम मोदी का धुआंधार दौरा शुरू होने से ऐन पहले कांग्रेस ने उन्हें जहरीला सांप बता दिया, जिसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर वार करने लगी। और यह पूरा मामला संभलता इससे पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसी संस्था को बैन करने का शिगुफा छेड़ डाला। और तो और बजरंग दल को पीएफआई जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन के बराबर लाके खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा सामने है। कांग्रेस पे चौतरफा संत और महंतों का प्रहार शुरू हो गया है। अयोध्या के साधु संत कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बजरंग दल के लोग कांग्रेस दफ्तर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो सवाल है, क्या कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की लाइन और लेंथ बिगड़ चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सर्वोच्च बहस। जय बजरंग बली से कांग्रेस में खलबली। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि साधु संत समाज विरोध कर रहा है कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान का। साथ ही साथ बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए सियासी चूक की तरह है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का हमला है, तो दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्य भी इस पर अपनी लाइन और लेंथ तय नहीं कर पा रहे। क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? गाली देने वालों को सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। पहले कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में अड़चनें डालकर श्री राम जी की नाराजगी मोल ली थी, तो कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बची। अब कांग्रेस ने श्री हनुमान जी से पंगा लिया है। निश्चित है, हाँ, श्री हनुमान जी कांग्रेस की लंका को खाक कर देंगे। क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का, तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका। सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में बजरंग दल को बैन किया जाएगा, तो राजस्थान के एक मंत्री खुद को राम भक्त बताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। क्या राजस्थान में आप सत्ता में बजरंग दल पर बैन लगाने जा रहे हैं? आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरो रगा कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। बजरंग बली के भक्त हैं हम। तो कर्नाटक की परिस्थिति स्थिति क्या है ये मुझे पता नहीं। राजस्थान में भगवान राम के सिद्धांत पर पूरी कांग्रेस काम कर रही है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की राय भी सुन लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक है। कांग्रेस का विरोध करते हुए कल भाजपा कर्नाटक के हर मंदिर, ग्राम पंचायत और शहरी इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। बजरंग दल ने भी आज हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। लेकिन इस खींचतान के बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बच्चों से अनोखे अंदाज में मुलाकात की। तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। तुम्हारा का सेक्रेटरी। अच्छा, तुमको पीएम बनने का मन नहीं करता है? सर आपके जैसा बनने का मन है? पीएम बनो। चाय वाले। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने खुद अपनी स्थिति आ बैल मुझे मार वाली बना ली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार की सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बजरंग दल बनाम
पीएफआई का विश्लेषण देखिए, आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। बजरंग दल हिंदुत्व की विचारधारा वाला संगठन है, पीएफआई कट्टर इस्लामिक संगठन है, राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि मानने वाली सोच है बजरंग दल की। पीएफआई देश विरोधी एजेंडा चलाने का इस पे आरोप है। धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन करता है बजरंग दल। पीएफआई लव जिहाद और धर्मांतरण करवाने का इस पे गंभीर आरोप है, और भी कई गंभीर आरोप है, इसलिए पीएफआई को मोदी के शासन ने बैन करा है। बढ़ता हूं मैं आगे। भूकंप, बाढ़ और दुर्घटना में यह मददगार साबित होते हैं बजरंगी। पीएफआई सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप है, बजरंग दल पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। रक्तदान जैसे सामाजिक कामों में बड़ी भागीदारी बजरंग दल की रहती है, खास वर्ग को कट्टरपंथी बनाने में इनकी बड़ी भागीदारी रहती है। पीएफआई पे ये आरोप लगते हैं। श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए यह बना था, और मैं आपको बता दूं पीएफआई जो था वो सिमी पर बैन के बाद यह संगठन बना था। यानी एक संगठन श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए बना था, और दूसरा संगठन जब सिमी पर बैन लगा, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, उसके बाद बना। और उन दोनों संगठनों को कांग्रेस के शासन, कांग्रेस ने एक बराबर खड़ा कर दिया है और कहा है कि कर्नाटक में अगर हम वापस लौटे तो बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है। क्या पीएफआई को जो बैन किया मोदी शासन ने, उसका बदला है बजरंग दल पर? यह बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। क्या बजरंग दल को एक बैन संगठन पीएफआई के बराबर खड़ा करना कांग्रेस की एक बड़ी भूल है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं वीएचपी के, मेरे साथ शादाब चौहान हैं नेता पीस पार्टी के, मेरे साथ इमरान पाशा है प्रवक्ता जेडीएस के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन अबे दुबे, ये जलती लकड़ी उठाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? ये जलती लकड़ी उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक नॉन इशू को आपने इतना बड़ा इशू बना दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कर्नाटक के हर गांव के मंदिर में, हर पंचायत के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कांग्रेस रोक सके तो रोक ले। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार कर्नाटक में वोट डालो तो जय बजरंगबली का नाम लेके डालना। अमीश देवगन जी, समूचे देशवासियों को जय बजरंगबली। जय हनुमंत संत हितकाली, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी जी। जन के काज विलंब न कीजिए, भाजपा की सत्ता हर लीजिए। ये पाप और श्राप की जो भागी भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सत्ता का हरण क्यों करना है प्रभु हनुमान जी, आपको मैं बताता हूं। अमीश देवगन जी तो शो करेंगे नहीं, क्योंकि अनन्य भक्त तो अमीश देवगन जी भी हैं, मगर ये जो हनुमान जी के खिलाफ षड्यंत्र किया वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 8 फरवरी 2023 बजरंगबली सबलगढ़ को नोटिस, भगवान को स्वयं को नोटिस दे रहे हैं मोदी जी। ये नोटिस की कॉपी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हनुमान जी, आपने हमारे रेलवे की, मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर कब्जा करके मंदिर का निर्माण कर लिया है जी। 7 दिनों में यह मंदिर नहीं हटाया तो इस मंदिर को तोड़ देंगे, उसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। प्रभु भगवान हनुमान जी, इस अक्षम्य अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का हरण कर लेना। यह कर्नाटका की सरकार 800 साल पुराना मंदिर ध्वस्त कर देती है, वहां जनता आंदोलित होती कर्नाटका में कि कूड़े में भगवान हनुमान की प्रतिमा मिलती है। 800 वर्ष पुराना महादेव अम्मा का मंदिर, आपने लगभग 1.5 मिनट बोला, आपने लगभग 1.5 मिनट बोला, आप पुणे जा रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने बहुत सरल ढंग से आपसे सवाल पूछा, ये जलती लकड़ी उठाने की आवश्यकता क्यों थी? एक नॉन इशू को इशू बनाना क्यों था? कल जेडीएस के प्रवक्ता भी थे, वो कह रहे थे ये कोई इशू ही नहीं था कर्नाटक के अंदर, लेकिन बकौल कांग्रेस ये इशू बन जाएगा और जिसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। ये जेडीएस के प्रवक्ता ने कल हमारे कार्यक्रम में बोला, जेडीएस के नेता ने बोला एक और कार्यक्रम के अंदर। मेरा सीधा सवाल यह है कि आप लोग यानी कांग्रेस पार्टी बजरंग दल और पीएफआई को एक जैसा समझती है? अमीश देवगन जी, क्या बजरंग दल ये कहता है कि वो कर्नाटका की सद्भावना के खिलाफ काम करेगा? अगर वो दुराग्रह करेगा, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति हो, तो उस पर एक्शन होगा। और बजरंग दल कोई धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन नहीं है अमीश देवगन जी।
मैं बता दूं, मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूं, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथ हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सद्भाव से बात करते हैं, मगर विजय शंकर तिवारी जी उस दिन शो में क्यों नहीं आए जब खुद आपकी सरकार ने यह कहा कि बजरंग दल के लोगों ने 2 बच्चों का अपहरण करके हत्या का आरोप लगाया, जब आदिवासी समाज के लोगों के घर में गोहत्या के नाम पर घुसकर लिंचिंग की और 2 लोगों को मार डाला, जब उत्तर प्रदेश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या में बजरंग दल प्रमुख आया, जब आए जवाब ले लेते हैं। विजय शंकर तिवारी का आपने नाम लिया, विजय शंकर तिवारी, कांग्रेस कह रही है कि हम तो बजरंग दल के साथ हैं, ये बजरंग दल का साथ है। ओके, विजय शंकर तिवारी। अजय जी अभी इनको हमारे अभय जी को अभी याद आए बजरंग बली, ये कल याद नहीं आए थे जब मंच पर खड़े होकर के बहुत सारी प्रतियों में घोषणा पत्र में बैन लगाने की बात कर रहे थे। अभय जी, कर्नाटक जिस धरती पर यह घोषणा पत्र जारी हुआ उस धरती पर दसियों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या अभी कुछ साल में हुई और करने वाली पीएफआई और इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं। तब आपको ध्यान में नहीं आया सब कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि एक भी ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या, अगर कोई भी ऐसा काम कर्नाटक में आपको दिखाई पड़ा हो तो आप देश को बता सकते हैं। दसियों ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, कर्नाटक में हुई है और पीएफआई और उनके कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा हुई है। उस पीएफआई के साथ आप बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं, उस बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है, उससे तुलना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बजरंग दल एक पूरा देशभक्त और राष्ट्रभक्त संगठन है और यहां तक इतना ही नहीं है, देश में जब भी कहीं आपदा आती है तो सबसे पहले वहां बजरंग दल मिलता है आपको। कोरोना में जब पीएफआई संगठन धर्मांतरण के काम में लगा होता है तब कोरोना पीड़ितों के बीच में भोजन और दवाइयां ये देने का काम बजरंग दल करता है। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय, एक और बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में साधु संत समाज ने इसका बड़ा विरोध किया है, कहा है कांग्रेस पार्टी कैसे बजरंग दल को बैन करने की बात कर सकती है। और अनिल विज, हरियाणा के जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने राम पर रोक लगाई थी, कांग्रेस का काम कहां बिगड़ गया था, अब ये हनुमान जी पर रोक लगा रहे हैं और अब क्या होगा यह देखना होगा। कांग्रेस को घेरने में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं, कल होगा हनुमान चालीसा का पाठ। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं रुक कर लेता हूं दोबारा अबे दुबे 40 सेकंड में इस बात का जवाब। साधु संत नाराज हो गए हैं आपसे, किसको खुश कर रहे थे आप? पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है, मोदी ने पीएफआई पे बैन लगाया, आप बजरंगियों को बैन करेंगे? मैं साधु संतों से विनम्रतापूर्वक आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को पोषित करने वाला संगठन है, उसकी तुलना मेरे भगवान बजरंग बली से मत कीजिए, प्रार्थना करता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य की अवधारणा पर कर्नाटक में ताला लगा दिया। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृपवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में राम राज्य की अवधारणा यह है कि प्रजा को दुख हो वो नरक की अधिकारी होती। क्यों कह रहा हूं? 30,000 स्कूलों का संगठन रुपसा वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखता है कि आरटीई के बच्चों के एडमिशन में 30% कमीशन खाया जा रहा है। डिंगलेश्वर महाराज लिंगायत समाज 3,000 मठ मंदिरों के जो प्रणेता है वो कह रहे हैं मोदी जी को कि 30 से 40% कमीशन मंदिरों के अनुदान में, मठों के अनुदान में खाया जा रहा है। के संत, बनारस के संत इस बैन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, कर्नाटक का संत समाज इस बैन के खिलाफ खड़ा हो गया है। क्या करेंगे आप? आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, बीजेपी लिंगायत और बोकालिंगा को आरक्षण देना चाहती है। आप पीएफआई पर बीजेपी ने जो बैन लगाया उसकी एवज में आप बजरंग दल को बैन करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला कांग्रेस कह रही है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। ये गलत तथ्य रखे आपने। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, एक क्षण बस, सिर्फ एक क्षण दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा है कि ये मुस्लिम का आरक्षण जारी रखिए, अभी समय नहीं है। 4 तारीख लगी फाइल करने के लिए। ये अर्ध सत्य है, तुषार मेहता ने ये नहीं कहा है। तुषार मेहता ने ये नहीं कहा है क्योंकि मैंने पूरी रीडिंग करी है इस बात की, इसलिए आप दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप अर्ध सत्य बता रहे हैं, आधी कहानी को बता रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस कह रही है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है,
बजरंगियों से यानी बजरंगबली के भक्तों से बजरंग दल का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बजरंग बली जो बजरंग बली की उपासना करे उनका बजरंग दल से कोई लेन देन नहीं है। और जो गौमांस खाकर कैलाश यात्रा का पाखंड करे, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ रखकर वो बता दे मैं गैर हिंदू हूं, यानी फिरोज के घर में जो है उनका पौत्र राहुल दत्तात्रेय गोत्र का होने का पाखंड करे, गोमांस तो आप भारतीय जनता पार्टी खाती है। क्या तर्क है? मेघालय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रलाप कर ये गलत बात है। मैं इनको लगातार धैर्य से सुन रहा था। के कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ठीक है, आपका पॉइंट टू बी नोटेड है। आप ये कहना अवॉइड करिए कि राहुल गांधी गौमांस खाते हैं। वो फिरोज के पोते हो सकते हैं, लेकिन गौमांस वाली बात को अवॉइड करें। जी नहीं, अमीश देवगन जी, ये दुर्भावना देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खाते हो, गौमांस खाते हैं। आप ऐसे नहीं है। सनबोर शुल्लाई आपका विरोध दर्ज हुआ है, आपका विरोध दर्ज हुआ है और प्रेम शुक्ला जी को इसकी जानकारी भी दी गई है। अब आप दोनों सुचिता का परिचय दीजिए। प्रेम शुक्ला। नहीं, अमीश जी गौमांस भक्षक को गौमांस भक्षक कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं 100 बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा राहुल गांधी जनता पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी गौमांस भक्षक कि भारतीय जनता गौमांस भक्षकों को चरण पखारने वाले चमचे अभय दुबे आपको बेशर्मी की आप स्वयं को पंडित भी कहते हो और गौमांस भक्षक के तले में भी चाटते हो। आप जो है आप जो है जो आपकी दुर्दशा है, बेशर्मी है, पाखंड है, लंपटता है कि आप जो है गौमांस भक्षक के तले में चाटने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता का। अच्छा, इसको ये इशू नहीं है। राहुल गांधी का ये विषय नहीं है। मेरा निवेदन है मर्यादा को लांगे ना, मर्यादा को कोई भी ना लांगे। अरे अमीश जी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका? मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? वो लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। उनकी ऑडियो डाउन की जानी चाहिए। उन्होंने क्या क्या बकवास किया मैं सब धैर्यपूर्वक सुनता रहा। कैसे बंद कर सकते हैं आप? ये क्या तरीका है बहस का? कैसे आवाज बंद कर देंगे? समूचे देश की आवाज बंद करना चाहते हैं। अगर आप चिल्लम चिल्ली की बहस करवा रहे हैं, देश में कोई देखिए मेरा निवेदन है सामने नहीं आए। इनका अनर्गल प्रलाप में। अच्छा, एक सेकंड 40 सेकंड प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, 50 सेकंड। देखिए अभी तुम्हें आपको अपना आपको पूरा समय मिला और आपका जो विरोध था वो दर्ज भी कराया। देखिए राहुल गांधी गौमांस खाते हैं, राहुल गांधी गौमांस नहीं खाते, वो विषय भी नहीं है, वो विषयांतर हो रहा है। विषय पर है प्रेम शुक्ला खाते हैं, ये सत्य है। नहीं, ये आपका सत्य होगा, ये आपके पास प्रूफ है। नेपाल के समाचार पत्रों में छपा है। जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मानेंगे तो मैं नेपाल के समाचार पत्रों को क्यों नहीं मानूं? नेपाल के समाचार पत्रों ने यह प्रकाशित किया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के समय राहुल गांधी ने गौमांस भक्षण किया। तो गौमांस भक्षण जो है समाचार पत्रों में प्रामाणिक खबरें हैं। क्या तरीका है ये? अमीश जी, आपका क्या तरीका? अभी तो भयभीत क्यों है कांग्रेस से? मेरी समझ के बाहर है। आपका चैनल कांग्रेस इतना भय क्यों खाता है? अरे आप भयाक्रांत हैं। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? अच्छा, एक सेकंड प्रेम शुक्ला आपको निर्विरोध आप विषय पे बोलिए। आपको निर्विरोध 40 सेकंड मिल रहे हैं, अब अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड्स। मैं विषय पर ही बोल रहा हूं जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, अभय दुबे विषय पर नहीं। अच्छा, ये बताइए कि एक मेरा सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी इत्मीनान से। प्रेम शुक्ला जी, मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, ये मेरे कर्नाटक के हर पंचायत के मंदिर में, सवाल सुनिए, कर्नाटक के हर पंचायत के मंदिर में रखने दिया जाए। नहीं, बिल्कुल रखने दिया जाएगा। आपका विरोध को मैं स्वीकार कर रहा हूं। अभय दुबे आपके बीच में बोले, लेकिन एक सेकंड, हियर मी आउट। प्रेम शुक्ला, हैव पेशेंस। सवाल सुनिए मेरा। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा सरल है कि कर्नाटक की पंचायत के हर मंदिर में लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं किसी को कर रहा। मेरा कहना है कि द्वेष की भावना किसी को नहीं रखनी चाहिए। अभय दुबे को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभय दुबे को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, उनको भी मैं उतना ही। अभय दुबे को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपका, ये कोई भी दर्शक जो है सहजता से बता देगा। देखिए प्रेम शुक्ला जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो जनता के मुद्दों को प्रमोट करता हूँ। प्रेम भाई, तोड़कर मेरे बीच में बोलते रहे।
नहीं, मैंने रोका उनको, मैंने रोका और मैं आपको सहजता से 1 मिनट देने को मुझे भी आप अभय प्रदान करें। सारा अभय आप अभय दुबे को दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए शांत करिए और मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि कर्नाटक के हर पंचायत के हर मंदिर में, मेरा अधिकार है मेरी बात। नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है बोलने का और हमारा अधिकार है आपकी बात को हम सुने और प्रेम और अभय दुबे की भी बात को सुने। मेरा सवाल बहुत सरल है, कर्नाटक के पंचायत के हर मंदिर में आप हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि भगवा गमछा लहराओ, हवा में लहराओ और जय बजरंग बली चिल्लाओ। तो पॉलिटिकल मुद्दा तो आपने बना दिया ना इसको अब, और कांग्रेस ने छोड़ा और आपने पकड़ लिया। देखिए, अगर कोई जो है राम मंदिर पर ताला लगाने वाले, प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक बताने वाले, आतंकवादियों को छुड़ाने वाले, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने वाले जी, अगर बजरंग बली के भक्तों को प्रतिबंधित करने का अगर कोई ऐलान करेंगे अपने घोषणा पत्र में, तो बजरंग बली के भक्तों को बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली के स्तोत्रों को पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमानाष्टक पढ़ना अधिकार है कि नहीं है? और भगवा ध्वज लहराना, जिन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आपको पता है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कौन ले आया? यह शब्दावली किसने तैयार की? पी चिदम्बरम ने तैयार की ना, सुशील कुमार शिंदे ने तैयार की ना, जो श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रहे थे ना। ठीक है, सतत हिंदुत्व को कलंकित करने का कुकर्म किया है, ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या हमको अपने हनुमान जी के हनुमान चालीसा को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? शदाब चौहान, क्या आपको लगता है कांग्रेस एक गैर विषय को विषय बनाकर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल जाएंगे या कांग्रेस ने गलती करी है? व्हाट इज योर टेक शदाब चौहान? सबसे पहले तो बजरंग दल के ताल्लुक से मैं ये बात बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर हथियारों के साथ ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई देता है। और हमारे भारत में आर्मी है, हमारे पास हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, उसके अलावा किसी संगठन को या किसी लोगों को हथियार की ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं। और इस तरह के लोग रेडिकलाइज्ड गुंडे देश के लिए खतरनाक हैं। लेकिन मोदी जी के बहुत करीबी जफर सरेशवाला साहब, देश के बहुत बड़े कारोबारी है, उन्होंने कहा गुजरात में बजरंग दल का आतंक था और प्रवीण तोगाड़िया निकलते थे और इस आतंक को मोदी जी ने समाप्त किया। तो मैं तो कहता हूं कि अगर वाकई आतंक है तो मोदी जी जिस तरह पीएफआई को बैन किया उस आतंक को समाप्त कर दें। रही बात कांग्रेस के ताल्लुक से, अगर कांग्रेस वाकई में बैन करना, पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बैन करे। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग तो राजस्थान में होती है, लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए भाषा दोनों के दोनों ये छिटा एक दूसरे की नूरा कुश्ती खेल रहे हैं? क्या वाकई अगर करने जा रहे हैं तो पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कराइए। दूसरी लेकिन शदाब आपने अपनी बात को रखा। मैं इमरान पाशा साहब को लेकर आना चाहता हूं। इमरान पाशा, 40 सेकेंड, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल बड़ी गड़बड़ करी है कांग्रेस पार्टी ने जो बजरंग दल वाले विषय को लेकर आई है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इमरान जी बोलिए आप। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, महात्मा गांधी जी ने कहा था। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्नाटका में जो है ना, यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है, धर्म प्रचार चल रहा है। जो काम धर्म गुरुओं का करने का था वो काम नेता के लोग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। यहाँ पर मुद्दे मायने नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की तकलीफ मायने नहीं रख रहे हैं। जब से कर्नाटका में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तब से लेकर आज तक के न्यूज़ डिबेट देखिए, कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं के भाषण देखिए, या तो गुंडागर्दी चल रही है भाषणों में, या गाली गलौज चल रहा है, या डराना धमकाना चल रहा है। मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो नेशनल अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं, लेकिन इमरान पाशा बजरंग दल वाला मुद्दा था, बजरंग दल वाला मुद्दा था क्या? मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे इमरान पाशा जवाब लूंगा। स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर पार आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पर, ब्रेक के बाद। यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे।
लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है। इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है। इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख तक करेगा। इसके साथ ही वो 2000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुआनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुआनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुआनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी और लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुआनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब जेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया और अब लिथुआनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। के बीच ही कादिरोव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरोव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही, जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरोव कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरोव ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है, उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरोव को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरोव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि जेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरोव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी और इसीलिए जेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी।
क्योंकि रमजान कादिरव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरव के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरव का ये दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो, लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था। और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरव ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। इस समय की बड़ी खबर यह है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से सवाल पूछ डाला है कि मैनिफेस्टो में बजरंगबली को क्यों लेकर आए, बजरंग दल को क्यों लेके आए। कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी के मददगार हैं, ये कहा है कांग्रेस के गले में पहले ही सांप था, अब ये क्या कर डाला, अब बजरंगबली को क्यों छेड़ा। यानी कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं ये गलती कर दी है, ये गलती हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बोला है, सुनिए, ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। इस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को मदद करने वाले फैसले करते हैं। कर्नाटक में हम जीतने के कगार पे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गले में पहले जहरीला सांप पड़ गया, अब बजरंगबली को छेड़ दिया, अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। इसकी क्या जरूरत थी? कर्नाटक के चुनाव में पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल करना, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत थी। आप नोट करिए, कोट एंड कोट आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं कि अब बजरंगबली की पूंछ में आग लगा दी है। यानी किसकी लंका ध्वस्त होगी, यह बड़ा सवाल है। मैं सीधा स्वामी दीपांकर का रुख करता हूं। स्वामी दीपांकर, आचार्य जी को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उनके ये शब्द क्या कहते हैं? मैं हैरत में हूं, मगर एक बड़ी खबर कह लीजिए या एक मुझे अनुभव जैसा हुआ। अभी जब से ये वार्ता चल रही है, एक बजरंगबली का ही स्वरूप आकर हमारे पास भी बैठ गया था। 2-4 मिनट बैठा रहा और बैठकर तब गया। मैं वानर राज की बात कर रहा हूं, अभी आकर बैठ गया था। खैर, मैं इतना मात्र कहूंगा, मैं मुद्दे पर आता हूं कि क्या वाकई ही राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसी संगठन पर बैन लगा दे? ये यक्ष प्रश्न है, आप सोचिएगा।
हम लोगों ने कहा कि उन्होंने मैनिफेस्टो में दे दिया, और मैनिफेस्टो में दिया कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, और यकीन मानिए दिया कब? मंगलवार। सोचिएगा, मंगलवार को बजरंगियों के दल पर या उनके संगठन पर बैन की बात कर रहे हैं। आवश्यकता इसकी कुछ है, या मात्र किसी की प्रसन्नता के लिए किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना, मात्र यही एक सियासत का लक्ष्य रह गया? और एक आध्यात्म को क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? कोई आए बोले चला जाए, क्या जरूरत पड़ी है? किसी और पर बोलिए ना सर, अगर आपको बोलना है आप किसी और पर बोलिए, और ये सभी के लिए। आपको क्या हिंदू देवी देवता ही मिलते हैं? आज 162 दिन हो गए अमीश बाबू, इसीलिए भिक्षा यात्रा कर रहा हूं कि कम से कम अपने लिए एक हो जाइए। एक नहीं होते, यही नतीजे निकलते हैं, यही नतीजे निकलते हैं। और मेरी एक शिकायत आपसे भी है कि रामायण में हनुमान चालीसा पढ़ना क्या कहीं गुनाह या अपराध है? किसी मंदिर में नहीं पढ़ेंगे, किसी धर्मशाला में नहीं पढ़ेंगे, किसी आश्रम में नहीं पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे बताइए? और क्यों ना पढ़ी जाए, मुझे एक कारण यह भी बताइए। और राम मंदिर जब ये बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद संघ पर और इस पर बजरंग दल पर, दोनों पर बैन लगाया था उस समय की सरकार ने। 90 दिनों का वक्त दिया जाता है जांच रिपोर्ट को सबमिट करने का, कोई सबमिट नहीं किया गया रिपोर्ट। और अंतिम पैराग्राफ नंबर 70 में लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि कोई सबूत नहीं मिला इनके खिलाफ, कोई इंक्वायरी में, कोई इन्वेस्टिगेशन में एक भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वगैरह चलाते हैं बजरंग दल वाले, किसी की खुशी के लिए? देखिए, शादाब भाई की बात का उत्तर आप दीजिए या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति दे। बात आध्यात्म की या बजरंग बली की है तो मैं आपसे कह रहा हूं और आपके माध्यम से देश से कह रहा हूं, जो दुनिया भर के संगी है, हां वो बजरंगी है। किसी की नजरों में कुछ दिखे, मगर मेरी नजरों में तो बजरंगी है। और अगर दिख रहा है और हो रहा है, यहां की बता रहा हूं सहारनपुर की, कैसे ये लोग अमीश भाई काम करते हैं। आज बरसात हो रही थी तो बरसात में कैसे किसी की मदद ये लोग कर रहे थे, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मगर हां, कोई बात लेकर किसी को नीचे गिराना, और मुझे इतनी शिकायत शादाब भाई से भी है कि पीएफआई से आप इसकी तुलना कर रहे थे। शादाब चौहान जवाब, शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। शादाब चौहान जवाब, शादाब भाई आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। स्वामी जी शादाब चौहान ने न कभी किसी धर्म के खिलाफ बोला, न कभी जीवन में कभी बोलेगा। हमने उन लोगों के लिए सवाल उठाया कि जो लोग हथियार लहराते हैं, जो दंगों में मुलविस हैं। जफर सरेशवाला साहब मोदी जी के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि बजरंग दल का आतंक था। हमने कहा हथियार लहराने वाले रेडिकलाइज्ड कोई भी हो, सबको बैन करिए। पीएफआई को किया ना, इनको भी कीजिए। लेट मी कंप्लीट। मैं हनुमान जी के ताल्लुक से इस बात को कहूंगा कि स्वामी जी उन लोगों के बारे में बोलिए। किसी ने कहा था हनुमान जी मुसलमान थे, आपको शायद याद होगा। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी मुसलमान थे, बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। अरे भैया, मुद्दों पे बात कीजिए, सब अपने अपने आराध्य का सम्मान करें। लेकिन आज क्या होता है, मॉब लिंचिंग करने वाले वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा करके किसी की किलिंग होती है। और अगर कोई मर्डर कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, उस आरोपी के खिलाफ आज भी है। स्वामी दीपांकर बिल्कुल, शादाब भाई बिल्कुल अपने दिमाग और दिल में बिल्कुल क्लियर कीजिए। भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है, और इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं भगवा ही पहने बैठा हूं, तो कम से कम भगवा को मुझे भी पता चल जाएगा हनुमान जी मुसलमान थे या नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं शादाब चौहान? समय में हो चुका है, शोभा नहीं देता। दुरुस्त कर दीजिए कि हनुमान जी मुसलमान थे नहीं थे, मुझे जानकारी मिल जाएगी। मैं अनजान हूं इस जानकारी से, बस इतना बता दीजिए कि हनुमान जी मुसलमान थे या नहीं थे। बहुत गलत है शादाब चौहान, की बारी में बोल रहे थे ऐसे हमारी बारी में। ये गलत है। एक तो आप हनुमान जी मुसलमान थे, आपको हनुमान जी कौन थे ये पता नहीं है। हनुमान जी क्यों किसी की धार्मिक भावना को आहत कर रहे हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा बोलते तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल गलत है। टेक योर वर्ड्स बैक। कौन थे बजरंग बली? जनेऊ मुसलमान डालते हैं क्या? जनेऊ मुसलमान डालते हैं क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। अरे वाह, क्या गुस्सा आ रहा है अमीश भाई, वाह वाह वाह। ये बुक्कल नवाब पे नहीं आया आपको,
ये बुक्कल नवाब पे नहीं आया, शादाब पे आया। मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे जानकारी दे दीजिए कि बीजेपी के लोग कहते हैं हनुमान जी मुसलमान थे। मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं है। आपको बीजेपी सूद के लोग समेत बोलते जानकारी हैं ये देंगे, बात। प्रेम सूद शुक्ला समेत जानकारी देंगे प्रेम शुक्ला आपको, अब बजरंग सभ्य बली की भाषा बात में। कर रहे हैं। ओके जी देखिए, अभी इनकी सारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। बजरंग बली के संदर्भ में कोई भी अगर इस तरह की बात, देखिए जब आपके इस्लाम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उसके हजारों हजार वर्ष पहले श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, वो एकादश रुद्र हैं। अब आपको अगर भुक्कल नवाब पर ही ज्यादा विश्वास है तो आप जो है स्वयं को कल से जो है बजरंग बली की आराधना शुरू कर दीजिए। आइए लंगोटा जनेऊ लेके चढ़ाने। अगर इतनी ही ज्यादा आपकी आस्था भुक्कल नवाब के वचन पर हो गई है तो जानकारी कर रहे हैं, कल से हनुमान जी का जो है उनके सामने आकर उनको नवाब भी चढ़ाइए, सिंदूर भी चढ़ाइए। आइए, स्वागत है आपका, घर वापसी कर लीजिए। चौहान सरनेम तो वैसे ही आप लिख रहे हैं, अब घर वापसी कर लीजिए। आपके पूर्वज वैसे भी हनुमान जी के भक्त रहे हैं, आपके पूर्वज वैसे भी कर लीजिए भाई, कर लीजिए। आपके इस्लाम का जो है जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ मैं कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, स्वेच्छा से कर चुका हूं। 7वीं सदी का है, उसके पहले का तो कहा कैसे घर वापसी किया हुआ है। आपके पूर्वजों की कभी सुन्नत तो होती नहीं थी, वो कलमा तो पढ़ते नहीं थे आपके पूर्वज। आपके पूर्वज तो राम भक्त, हनुमान भक्त, शिव भक्त, विष्णु भक्त, लक्ष्मी भक्त यही थे। ये इतिहास है, उसके प्रमाण है। अपने डीएनए चेक करा लीजिए, किसी सऊदी अरब के व्यक्ति से आपका डीएनए नहीं मिलेगा, आपका डीएनए भारतीय है, भारत के लोगों से मिलेगा। जी तो जी कृपा करके जो है मेरा भारतीय है, आपका बिल्कुल नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है नहीं निकलेगा। मैं कराने को तैयार हूँ, मैं कराने को तैयार हूँ। मेरा जो है सरयू के पानी का ही निकलेगा, सरयू के जल का मेरा डीएनए निकलेगा और आपका भी वही निकलेगा, आपका उज्बेकिस्तान का नहीं निकलेगा। गधे पे बैठ के आने वाले बाबर से नहीं, मेरा तो इंडियन निकलेगा, मेरा मूल भारतीय डीएनए निकलेगा। मैं मूल भारतीय हूं, मैं यूरेशियाई नहीं हूं। निकालता हूं, दोनों डीएनए कराते हैं, कब कराएंगे? बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कहा है, लेकिन प्रियंक खड़गे को कल शाम 5 बजे तक जवाब देना है। जो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपशब्द बोले थे, नालायक बेटा बोला था, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस इश्यू कर दिया इस खबर पर, इस पूरे मामले पर। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उनको नोटिस इश्यू करा है इलेक्शन कमीशन ने। खड़गे के बेटे को इलेक्शन कमीशन का नोटिस है, प्रियंक खड़गे को ईसी का नोटिस है। कल शाम तक बयान देना है। पीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है कि बजरंग बली की पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी। सवाल यह है कि लंका किसकी जल रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है बजरंग दल बैन को लेके। बताइए क्या कहना चाहते हैं। और कई मंत्री राजस्थान के अंदर, कई मंत्री छत्तीसगढ़ के अंदर बच रहे हैं इस विषय पर बात करने से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इससे नुकसान हो सकता है। अबे दुबे, ये सब तो बीजेपी नहीं करा रही। आपके अपने नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आवश्यकता क्या थी। अभी तो जहरीला सांप भी गले में था, अब यह भी बढ़ गया है। जवाब दीजिए अबे दुबे जी। अमीश देवगन जी, लंका जो है वो रावण के भाई कुबेर ने बनाई थी, स्वर्ण की लंका। और जिस प्रकार कर्नाटक में करप्शन के कुबेर की लंका बनाई है, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी अपनी पूंछ से उस लंका का सर्वनाश करेंगे। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं ना लंका जल रहा है, आपने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई है। 10 सेकंड सिर्फ बोलता हूं और आपने पहले काफी देर बोला। मेरा सरल सवाल है आपसे कि आपके नेता कह रहे हैं कि आपने हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो कांग्रेस से सवाल है, आपके मंत्री राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के मंत्री इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं। आप सूत्र कह रहे हैं कि आपका बड़ा वर्ग, आपके नेता, एक बड़ा हिस्सा है कांग्रेस में, वो कह रहा है कि कर्नाटक में बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने। ये जवाब इन सब बातों का सर। 40 लिख के रखिए, 40 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही कर्नाटका में। जो कुबेर की लंका है करप्शन की कर्नाटक में, इनके मंत्री एमटीबी नागराज टीवी पर आकर कह रहे हैं कि 70-80 लाख रुपए में पोस्टिंग के लिए पैसे दोगे, नहीं मिलेगी तो मरेंगे। मुरुगप्पा इनका भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, उसका ऑडियो है
कि नियुक्ति के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए एडवांस आचार्य जी की बात का जवाब क्या है? डार्क नेट यूज करने वाला आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का जवाब क्या है? का घोटाला हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का जवाब क्या है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को ही कह रहा हूं जी। आचार्य जी, भगवान हनुमान की पूंछ में जो उन्होंने आग लगाई है वो इन कुबेरों की लंका को ध्वस्त कर देंगे। अरे वो कह रहे हैं कि अभी जहरीला सांप गले में था। अवधारणा को कर्नाटक में। अच्छा, मैं दोबारा सुना देता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, देखिए अबे दुबिया, आप तो इतने अनजान है नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बोला मैंने आपको सुना दिया, मैं दोबारा भी सुना सकता हूं। उन्होंने बोला कि अभी सांप हमारे गले में था, ये हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगा दी, ये हनुमान को क्यों लेकर आए हैं बीच में? कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं। जवाब दीजिए इस बात का, कैसे संभालेंगे इसको? रायता फैल गया है ये। आचार्य जी, अधर्मी सत्ता का सर्वनाश करना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना होगा। इसलिए हम भगवान बजरंगियों को बैन करके, बजरंग दल बजरंग बली जी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। भीषणतम भ्रष्टाचार। विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं। ओके, पहले प्रेम शुक्ला 40 सेकंड, फिर विजय शंकर तिवारी। पहले विजय शंकर तिवारी कुछ ऐड कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, इनका संतोष पाटिल, अमित जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अभय जी, विजय शंकर जी बोलिए। आत्महत्या कर ली अबे करके कि प्रधानमंत्री जी मुझसे 40% कमीशन। भाई क्या तरीका है आपकी बहस कराने का? अभय जी देखो, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही है। तो ऐसे नहीं थे अमित जी, सबके बीच जो बोले जा रहे हैं। अमित जी क्या ये तो जो है इस तरह। इमरान पाशा, मैं आपकी बात आ रहा हूं। इमरान पाशा, आई गिव यू टाइम। मैं वाचिक अराजकता जी। ओके, विजय शंकर तिवारी 40 सेकंड्स। अबे जी देखो, ये मैं एक बार, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यही विश्व हिंदू परिषद और यही बजरंग दल है जिसने आपको 400 सीटों से लेकर 44 तक पहुंचा दिया है। ये श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ही आंदोलन है, जिसके कारण आप 44 पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अब इस बात पर कि आत्महत्या करने पर क्यों उतारू हुए हैं? यानी आप जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं, पीएफआई के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, पीएफआई के जो काले कारनामे उस पर पर्दा डालते हैं, सिमी का पक्ष लेते हैं, इसके बाद कहते हैं बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता है, देश की जनता सब जानती है। और शादाब चौहान जो आतंकी की बात कर रहे थे, तो मैं शादाब चौहान एक बात कह रहा हूं कि जब ये भी नूपुर शर्मा वाला विषय आया और कन्हैया की हत्या हुई, उमेश कोले की हत्या हुई, तब सारे देश में भय व्याप्त करने के लिए धड़ से सर जुदा करने का एक गैंग जो है पूरे मुखर होकर के आया। अगर आप लाइक और रिट्वीट कुछ भी कर देते तो आपके धड़ से सर जुदा करने की बात होती थी। यही बजरंग दल है जिसने कहा देशवासियों से कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं, जिसके पास धमकी आएगी आप उनके पास जाइए, वो आपको लेकर के शासनाधीन वहां पर संविधानगत थानों में जाकर के आपको जो धमकियां दी गई है उनके प्रति कार्रवाई कराएगी। ये आतंक का जो दाग है ये तो अच्छा है, क्योंकि जो आतंकी हैं और आतंकियों के समर्थक हैं उनको बजरंग दल का होना ही चाहिए। आतंकियों को बजरंग दल का आतंक होना ही चाहिए। देश की सज्जन शक्ति बजरंग दल के साथ है। ठीक है, मैं एक पर्सपेक्टिव ले लूं। जेडीएस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ बने हुए हैं, इमरान पाशा स्पोक्स पर्सन भी हैं। इमरान पाशा, क्या आपको लगता है कि इट वाज नीड ऑफ द आवर जो कांग्रेस पार्टी ने करा? मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड आई एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट रिप्लाई फ्रॉम यू। क्या बजरंग दल कोई विषय था पूरे कर्नाटक में? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपको मुझे मौका देने का, रीजनल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करने का मौका देने का। वरना आपकी इतनी डिबेट में देख रहा हूं अराउंड 40-50 मिनट्स होते आ रहे हैं, सिर्फ आप कांग्रेस और बीजेपी ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये डिबेट पॉलिटिकली नहीं हो रही है, इलेक्शन रिलेटेड नहीं हो रही है, जहां तक जा रही है ये एक रिलीजियस डिबेट होने जा रही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि अगर ये रिलीजियस डिबेट है तो हम पॉलिटिकल लीडरों का कुछ काम नहीं है, रिलीजियस गुरुओं को बैठना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक नेशनल टीवी चैनल पर एक कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन चल रहा है, वहां की हालात क्या है, वहां पर वहां के लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, वहां पर क्या चीज की जरूरत है, क्या करना है, ये छोड़कर सिर्फ यहां पर
मुझे यही डर है कि आने वाले दिनों में अगर भगवान ना करे इन दोनों में से कोई एक पार्टी भी आ गई तो सिर्फ अभी जो इलेक्शन के कैंपेनिंग में इतना लड़ रहे हैं, इतना गड़बड़ कर रहे हैं, इतना यहां के अमन को बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर ये इलेक्शन में आए तो इससे बहुत ज्यादा करेंगे लोग तो यहाँ आप पर। भी तो इनमें से एक के साथ ही जाएंगे। को मैं आपके आप कौन सा सिंगल लार्जेस्ट बन के आ जाएंगे? आपको भी तो नहीं, आपको भी तो इन्हीं के साथ जाना है, या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ। इस बार वो आप कौन सा सिंगल लार्जेस्ट बन के आने वाले हैं? नहीं दे सकते। आपको कैसे पता है? अमित जी देखिए, ये गलत बात है। आप कैसे डिक्लेरेशन दे सकते हैं? अरे ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल कह रहे हैं कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन आपकी सीटें वही हैं जो हमेशा रहती हैं, उससे 5 कम या 5 ज्यादा। इस बार कर्नाटका की जनता ने अच्छा ये बताइए, ये इशू जनता ने भरोसा दिलाया। इमरान पाशा जी, इमरान पाशा, मैं ये पूछ रहा हूं ये विषय शुरू कैसे हुआ? बजरंग दल पर बैन की बात किसने करी? पहले कांग्रेस पार्टी ने करी। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या ये इशू था कर्नाटक के अंदर? मेरी एक बात मैं रखना चाहता हूं अमित जी, चाहे वो कोई दल हो, नहीं मैं बच नहीं रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं चाहे वो कोई दल हो, कोई फ्रंट हो, या कोई भी समुदाय का कोई भी संगठन हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो गलत है वो गलत है। जो गलत करता है उसको सजा देना सरकार का भी हक बनता है, और जो सरकार हुकूमत बनाती है उसका भी हक बनता है। ये जरूरी नहीं कि आपके अपने मैनिफेस्टो में आप दिखाएं, आप दें। जो गलत कर रहा है उसको सजा दो, वही न्याय है, वही हक है, वही इंसाफ है। बजरंग दल पर आपका क्या कहना है? इलेक्शन के प्रचार में उसका इस्तेमाल करो आप। बजरंग दल पर आपका क्या कहना है? मैं वही बोल रहा हूं अमित जी, मैं यहां पर किसी संगठन का नाम लेना नहीं चाहता, वो चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी समुदाय, किसी भी मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जेडीएस जैसी पार्टी भी बजरंग दल का नाम नहीं ले रही है। उसे पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी वर्ग के साथ खड़े होने ना होने से फर्क पड़ जाता है, इसीलिए जेडीएस नाम नहीं ले रही है। कल भी नाम नहीं लिया। कल तो इनफैक्ट जेडीएस ने यह बोला कि कांग्रेस को समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए, गलती करी है कांग्रेस ने। दैट्स द होल पॉइंट। और यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा वर्ग है जो यह मानता है कि बजरंग दल का नाम कर्नाटक के चुनाव में नहीं लेने की कोई आवश्यकता थी, वो नॉन इशू था, उसको इशू बना दिया गया है। दैट्स द होल पॉइंट। अभय दुबे, क्या आपको लगता है कि गलती से एक बार फिर मिस्टेक नहीं, बड़ा ब्लंडर हो गया है कांग्रेस पार्टी से? 30 सेकंड्स, देन शदाब चौहान। अमीश देवगन जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आतंकवाद का पाठ पढ़ा रही है। अरे सैफुल्ला फारूक भूल गए? घोषित आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट के आया। अजहर मसूद का शिष्य, उसको टिकट दिया इन्होंने। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन अमित शाह साहब के मंच को साझा करता है, गांव वालों ने पकड़ा आतंकी। और बलराम को भूल गए? नाम तो परिवार ने बलदाऊ के नाम पर रखा, कृष्ण जी के भाई के नाम पर। वो आईएसआई की जासूसी करते हुए इन्हीं की सरकार ने पकड़ा। बजरंग दल का कार्यकर्ता भाजपा की सरकार ने पकड़ा। नाम रखने से भगवान प्रतिबिंबित नहीं होते। विजय, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर पकड़े जाएं, कुछ लोग अगर पकड़े जाएं तो पूरा संगठन बैन कर देना चाहिए। सिख दंगों में सज्जन कुमार पकड़ा गया तो कांग्रेस बैन हो जानी चाहिए। सिख दंगों में सज्जन कुमार पकड़ा गया, पूरी कांग्रेस बैन हो जाएगी। जगदीश टाइटर पे आरोप लगे, पूरी कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन पूरे संगठन को बैन करने की बात कैसे हो सकती है? प्रेम शुक्ला, शार्प रिएक्शन ऑन दिस। हमने कब कहा? नहीं, मेरा बड़ा वाजिब पॉइंट है। हमने तो कहा है जो सद्भावना बिगाड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अब देखिए, फिर ये मेरी समय में भी बोलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की झूठ जो है सबके सामने है। याकूब मेमन जो है वो कांग्रेस का पदाधिकारी था, माहिम का मोहल्ला कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसको जो है मृत्यु दंड दिया गया। टाइगर मेमन जो है उसके पासपोर्ट को बनाने के लिए कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का रिकमेंडेशन था। नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई, वो मुंबई में कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष था। तो और ऐसे तमाम मामले आपको मिल जाएंगे। अबे दुबे, आपने 92 में बैन लगाया, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आपने 92 में बैन लगाया तो 93 में बैन को क्यों उठाया बजरंग दल से? अगर बजरंग दल इतना ही खराब था तो? अमीश देवगन जी देखिए,
हमने ये नहीं कहा कि सत्ता में आते ही हम बैन लगा देंगे। हमने कहा कि अगर सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, सभी के लिए ये बात कही है हमने, क्योंकि सद्भावना ही गवर्नेंस अच्छा अगर करना है, स्टेट की प्रगति करनी है और जो 40% के कमीशन को खत्म करना है, इसीलिए तो हमने कहा 2000 रुपए बहनों को हम देना प्रारंभ करेंगे, 3000 रुपए युवकों को प्रति माह देंगे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, आंगनवाड़ी बहनों को 15,000। जी, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं आपको, जेडीएस के